हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल अड्डा में। मैं राजेश मौर्य आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जेई के जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें। इसमें हम यहाँ पे इस सेशन में स्टडी करेंगे प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल से आए हुए क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में मैंने मैकेनिकल के सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे के सेक्शनों में हम ठीक इसी तरह से सिविल के और इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखें, साइंस में स्कोर करना थोड़ा और सब्जेक्टों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आसान है। उसका कारण है, जैसे आप सपोज करें आपका पेपर जो होगा वो 50 में से होगा। ठीक है, अब 50 में से 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके साइंस के ही हैं। अब साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं एक लिमिटेड सिलेबस से होते हैं और साथ में इसकी पूछने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम इसको एक सही डायरेक्शन में और एक सही एनर्जी खर्च करें तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें आज का जो पिछले साल हमने जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से। देखें, हाउ आर द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड। क्वेश्चन है सोलेनोइड के बारे में पूछा जा रहा है। आपसे सोलेनोइड के बारे में पूछा जा रहा है कि सोलेनोइड में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह का बिहेवियर है। तो इसको समझने से पहले आप एक बार सोलेनोइड को देखें कि सोलेनोइड ऐसा होता कैसा है। देखिए, ये हमारे पास सोलेनोइड है। सोलेनोइड के इनसाइड ये वाला पार्ट इनसाइड है, ये वाला पार्ट जो ये है साइड वो आउटसाइड है। अब इसमें देखें अंदर की जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे पैरेलल है। तो इसका मतलब है हमारे पास इनसाइड सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सभी के सभी स्ट्रेट लाइन है और साथ में पैरेलल है। ठीक है, बट अगर आप सोलेनोइड के बाहर की बात करें तो उसमें ये कर्व लाइन हो जाती है और साथ में ये पैरेलल, तो जैसा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुने, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है, हाउ आर द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड। तो स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक है, बट पैरेलल का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास ऑप्शन हमारा बनेगा ये। अब देखें, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है बट यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखा है बहुत से एग्जामों में वो दोबारा पूछा जा रहा है बार बार। इसमें से 2-3 क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि आपसे ये पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉर्नर पे ज्यादा होता है, मिडिल पॉइंट पे ज्यादा होता है या यहाँ पे ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ की लाइन डेंसिटी देखें, यहाँ की लाइन की डेंसिटी को देखें या यहाँ की लाइन को डेंसिटी को देखें, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन की डेंसिटी होगी वो हमेशा सेम होगी। और अगर ये हमेशा सेम होगी तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है हर जगह सेम होगा। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पे 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे 2 टेस्ला होगा, यहाँ पे भी 2 टेस्ला होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड 0 होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड कैसा होता है, तो कांस्टेंट रहेगा। और आउटसाइड की जो बात करें तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, वो तकरीबन 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था, हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सोलेनोइड पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन। इसी तरह से एक इक्वेशन पूछी गई, द इक्वेशन गिवन बिलो दैट। ये जो इक्वेशन है एक्चुअली ये किस लॉ से रिलेटेड है। इट्स अ वेरी सिंपल, ये इलेक्ट्रिसिटी का 10th का क्वेश्चन है। देखा जाए तो 10th में ये इक्वेशन नहीं पूछी गई लेकिन हायर स्टडी में हमने इसको देखा है। देखें होता क्या है, ये हमारे पास ये जो टर्म है आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। रियल में ये जो फाई है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को समझाता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ओके वेरी गुड। इसी तरह से ई फॉर ईएमएफ, ईएमएफ होता है इंड्यूस ईएमएफ, आप इसको समझे वोल्टेज की बात हो रही है। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब ये जो बेसिक ये इक्वेशन है वो तो देखा जाए तो ये फैराडे की इक्वेशन है। फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये स्टडी करा था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वाले बड़े अच्छे से इसको समझते होंगे। फैराडे लॉ है ये मैथमेटिकल इक्वेशन, लेकिन इसके अंदर जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है ये इसके अंदर करंट जो पैदा होता है, इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन को अच्छे से समझा रहा है। ये कहना चाहता है कि माइनस का निशान का मतलब है जिस वजह से इसके अंदर करंट पैदा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, जिस वजह से भी वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा होगा उसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो ये जो समझाया गया था माइनस का साइन, इट इज कॉल्ड लेंज।
ठीक है। तो लेंच लॉ एक लॉ है जिसने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि करंट जो है, करंट की जो पोलैरिटी होगी वो कैसे होगी, इसके बारे में लेंच ने समझाया, ठीक है। बाकी ये इक्वेशन देखा जाए तो ये फैराडे लॉ है, तो ये भी पूछा जा सकता था, ये भी पूछा जा सकता था। अब जरा ऑप्शन में देखें, ये फोरियर लॉ ये तो है नहीं ऑप्शन में, ये लेंच लॉ ये यहाँ पे है, ओम्स लॉ नहीं है, वाट्स नहीं है, आपका ऑप्शन क्या होगा, लेंच लॉ, बट इसके जगह फैराडे लॉ भी लिखा आ सकता था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से। सो देखें, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लाइसोजाइम विच इज प्रेजेंट इन एग। अब देखें, एक समस्या है, जो अंडा होता है बेसिकली, अंडे के अंदर जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे अंडा ये ग्रो करता है, इसको बड़ी समस्या होती है बाहर के फैक्टरनल से। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। बैक्टीरिया और वायरस इसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बैक्टीरिया वायरस चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। अब जब ये सारे के सारे, देखें इसको समझाता हूँ मैं अलग कलर से, ये हमारे पास जो बाहर से ये जो अटैक करने वाले हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। अब मोस्टली बैक्टीरिया इस धरती पे सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आए थे। ये बैक्टीरिया जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसकी ग्रोथ को ये लिमिटेड करेगा, मतलब इसकी ग्रोथ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं होगी। तो कहने का मतलब है, अगर ये अंडा यहाँ पे है, अब अंडे की ग्रोथ हो रही है, तो उसको रोकने में सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट बैक्टीरिया करता है। तो एक तरह से नेचर ने उसके पास एक एंजाइम प्रोड्यूस करा, इसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, इसकी चारों तरफ फैला रहता है ये एंजाइम, और ये एंजाइम इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। कहने का मतलब उसको जितने आगे सो आगे, बट उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। सो हमने एक तरह से उसके नंबर को कंट्रोल कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो एक तरह से बैक्टीरिया के जो नंबर्स हैं उसको ये कंट्रोल कर रहा है और उसको कांस्टेंट बना रहा है, और इसको आगे डेवलपमेंट होने से, किसी भी तरह से हार्मफुल इफेक्ट से ये बचा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लाइसोजाइम। ये इनेट है, उसे पैदाइशी उसे मिलेगी, और ये अंडे के अंदर हमेशा होता है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे पास लाइसोजाइम का, ठीक है। तो ये हमारे पास पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए ये इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ये लाइसोजाइम का केमिकल फार्मूला, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन एग्स हैज अ बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी। बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी इसका मतलब सीधी सी बात है, प्रिवेंट करेगा ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइसोजाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, The outer crust of Earth is called। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसको मैंने बहुत से एग्जामों में मैंने देखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अब ये किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। देखें, ये अर्थ का जो है हमारे पास स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अर्थ के अंदर हमारे पास तीन तरह की लेयर होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम कोर कहते हैं, इसके मिडल वाली लेयर जो होती है इसको हम मेंटल कहते हैं, और सबसे ऊपर वाली लेयर को हम नॉर्मली क्रस्ट कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है लिथोस्फीयर, ठीक है। ऊपर वाली जो लेयर होती है ये जो है इसके अंदर इसको नॉर्मली हम सियाल भी कहते हैं। इसका कारण है इसके अंदर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का जो मेटल होता है सबसे ज्यादा कंटेंट होता है, ठीक उसी तरह से इसका नाम है साइमा। अब साइमा का मतलब है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, एंड द लास्ट कोर के अंदर सबसे ज्यादा मेटल का जो कंसंट्रेशन होता है निफे। निफे मतलब निकल प्लस आयरन। अब ये आपसे पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछेंगे क्रस्ट, अब क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा हमारे पास मेटल पाया जाता है, आप हमेशा बताएं। ये मेटल तो एल्यूमिनियम हो गया, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर आता है, तो सेमी मेटलॉइड्स भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रहे, अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, या आप नॉर्मली उसे क्या कह सकते हो, लिथोस्फीयर। तो ये तो क्वेश्चन था हमारा, बट इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास। देखें, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर की जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ से यहाँ समझे ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर को भी हमने लेयर्स में बांटा है। सबसे पहली जो लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं, उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसका देखो जरा ध्यान से, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक उसी तरह से मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले समझे, ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी एक्टिविटी होती है, थंडरिंग, बारिश का मौसम आना, ये जितने भी मौसम के जो इफेक्ट होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही देखे जाते हैं, और ये 0 से 8 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज चलते हैं, और याद रहे ओजोन, ओजोन जो हमारी जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में, मैंने देखा है कि ओजोन की लेयर कौन से एटमॉस्फेयर की
कौन से लेयर में होते हैं, तो आपने ये बताना है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर में वेदर एक्टिविटी होगी, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर होगी, और साथ में जो जेट एरोप्लेन है यहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती है। जेट जो नॉर्मली जो ड्रैग फोर्स होता है एयर का वो बहुत कम होता है, तो आसान होता है यहाँ पे एरोप्लेन जेट एरोप्लेन को चलाना, ठीक है। तो यहीं पे ये सारे के सारे ट्रेवल करते हैं। बाकी ये आपके दूसरे लेयर्स हैं, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, तो इनके बारे में बात कम करते हैं। आप यहाँ पे देखें ओजोन के लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में, वेदर एक्टिविटी जितनी भी होगी वो ट्रोपोस्फीयर में हो गया। बट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जरा ध्यान से देखें, द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन में हम आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट कैरिंग, ये करंट है उसमें। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप सबको पता है हमारे पास एक, अगर इस तरह से हम एक सर्किट बना ले जिसमें एक बैटरी लगा दें, एक रेजिस्टेंस लगा दें, बैटरी से निकलने वाला करंट फिर ये पास आउट होगा रेजिस्टेंस के पास, ये करंट वापस लौट के आएगा। सो इस सर्किट में मान लो ये पॉइंट हमारे पास ए है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है। ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है वोल्टमीटर। अब करंट तो जा रहा है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसको हम नॉर्मली वोल्ट में मेजर करते हैं, और इस डिवाइस का नाम क्या है, इसको डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। मेजर किससे करोगे, वोल्ट से। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। अब जरा ध्यान से देखें, वोल्टमीटर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह का वोल्टमीटर होता है। आपने छोटी क्लासों में 10th में आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स के लेक्चरर में, और ये लेबोरेटरी में दिखाया जाता है, रखा भी जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से एक बार पढ़े। देखें इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझे, इसको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ पर्सन विद अ हाई ब्लड प्रेशर शुड टेक, किस तरह का खाना इसमें खाए। अब जरा ध्यान से देखें, वर्ड है हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, आप इसको समझे हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर होगा हमारे पास वो दो चीज होगी, इसके सबसे मतलब दुश्मन, आप ये समझे सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर का जो कारण होता है वो क्या होता है। अब जरा ध्यान से देखें, देखिए इसके अंदर होता है हमारे पास दो दुश्मन होते हैं। एक होता है फैट, आप जितनी चर्बी वाली चीजें खाओगे, फैट्स कहते हैं उसे, वसा हिंदी में नॉर्मली वसा भी कहते हैं। और एक दूसरा होता है सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, सीधी सी बात आप करें, नमक की बात करें, ठीक है, नमक है, स्पाइस है, ये दो चीजें जो होती हैं हार्ट, ये ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर के लिए खतरनाक होते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे आप ज्यादा मतलब कहने का मतलब फैट की चीजें खाओगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट्स होते हैं, वो हमारे पास जो हमारे ये आर्टरी होती हैं उसको धीरे धीरे मोटा करती रहती हैं। अब धीरे धीरे ये ऐसे मोटा होते रहेंगे, मोटा होते रहेंगे, तो जो ब्लड को निकलने की जो जगह होती है वो बड़ी कम हो जाती है। अब बेचारे को थोड़ी सी जगह में ब्लड को बड़ी तेजी से निकलना होता है, तो करे क्या, तो बहुत ही हाई स्पीड से वो निकलता है। अब जब ब्लड के लिए जगह बहुत कम मिलेगी निकलने के लिए, तो वो ऐसे दब सा जाएगा, मतलब आपने एरिया कम कर दिया, वो ये जो पार्ट है धीरे धीरे फैट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सब उसी की रेंज में आते हैं और धीरे धीरे कवर करते रहते हैं। तो आप जरा सोचें, आपका ब्लड बड़ी तेजी से निकलेगा, एंड दिस इज कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा नमक, ये जो सॉल्ट है, आपने सुना होगा नमक, क्या ये कहा जाता है कि नमक अच्छा खाएं लेकिन कम खाएं। उसका कारण ये होता है कि जितना ज़्यादा आप नमक खाओगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम किडनी के अंदर पैदा होती है, और किडनी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप जरा ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर के दो दुश्मन होते हैं, एक फैट्स और एक स्पाइस और नमक, ठीक है। तो आप इनकी कंसंट्रेशन को, इनका यूज़ कम करें, और अपने हेल्दी हार्ट के लिए और हेल्दी ब्लड, ये नॉर्मली बॉडी के लिए ये बड़े ज़रूरी है कि इनका सेवन ना करें। तो ज़रा ध्यान से देखें, स्पाइस सॉल्टी ये बिल्कुल नहीं होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट फैट रिच फूड ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मीट के अंदर फैट ही भरा होता है, एग मछलियों ये अंडे में ये बहुत सारा होता है। आपको खाना क्या चाहिए, होल ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सिंपल फूड्स होते हैं जिसमें नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल होता है, बाकी सारी चीज़ें रिच होती हैं। तो ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए, ये चीज़ कदापि ना ले। और हाँ, मोमोज की चटनी भी ना ले, ठीक है, वो भी इसी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, लैक्टोज इज नेचुरल शुगर फाउंड इन मिल्क प्रोडक्ट, ये डेयरी प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब आपको ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन उठाया गया, ये बायो मॉलिक्यूल से उठाया गया। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें,
एक वर्ड होता है नॉर्मली हम शुगर की बात करते हैं, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, आप इसको ऐसे समझिए सैकेराइड। सैकेराइड एक वर्ड होता है। अब सैकेराइड बहुत तरह के होते हैं। ये हमारे पास होते हैं मोनोसैकेराइड, मोनो, ठीक है। दूसरा हमारे पास डाइसैकेराइड होते हैं, नॉर्मली ये डाइसैकेराइड हो गया, ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और तीसरा जो हमारे पास होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं। मोनोसैकेराइड हमारे पास नॉर्मली वो होते हैं जिसके अंदर जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये नॉर्मली ये सिंपल 6 कार्बन, 6-7 कार्बन, ये छोटे छोटे सिंपल नंबर ऑफ कार्बन से मिलके बनते हैं। तो नॉर्मली हम उसे यू कैन से मोनोसैकेराइड कहते हैं, मोनोसैकेराइड। उसी तरह से अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दे तो एक नया शुगर बनेगा। अब फ्रक्टोज माल्टोज को मिला दे तो भी एक नया शुगर बनेगा। तो अगर दो दो इकट्ठे होके एक नया शुगर बनाते हैं तो हम उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। और अगर ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए, सपोज करें इनके नंबर 100 से भी ऊपर चले गए, 100, 150, 200, तब तो ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल बन जाएंगे। नॉर्मली हम उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। सेल्यूलोज इसी के अंदर आता है। तो सेल्यूलोज के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने ये समझना है कि यहाँ पे एक लैक्टोज है, ये एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज इज नेचुरल शुगर फाउंड इन मिल्क। दूध के अंदर जो लैक्टोज पाया जाता है वो रियल में डाइसैकेराइड के अंदर आता है। और वो किसके किसके कंपोनेंट है जरा ध्यान से देखें। ये रहा लैक्टोज, ये गैलेक्टोज, ये सिंपल शुगर है, और ये ग्लूकोज। तो याद रहे ये मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, दोनों मिल जाते हैं और तब जाके क्या बनता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज के जो कंपोनेंट है वो कौन है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखें। इसमें इन्होंने बता दिया एक कंपोनेंट आपका कौन है, ग्लूकोज, तो दूसरा कौन हो गया बेटा, गैलेक्टोज। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो सैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और इन दोनों को मिला के लैक्टोज बनता है। और लैक्टोज ही हमारे मिल्क का मेन प्रोडक्ट होता है, मेन शुगर वही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ये भी हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जरा ध्यान से, आ जाए। Which is the method of converting a solution solid where the supersaturated solution nucleated the solute by chemical equilibrium। ठीक है, आप जरा एक बार इसे सही से पढ़े 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच इज द मेथड। ये एक मेथड पूछा जा रहा है जिसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम कंट्रोल प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अब जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रियल में ये देखा जाए तो क्रिस्टलाइजेशन ही है। अब इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा पहले, तभी आपको ये समझ में आएगा ये रियलिटी में क्वेश्चन पूछा क्या गया। देखें ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम नॉर्मली एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन में को हम तब तक बनाते रहते हैं जब तक उसके अंदर आप सॉल्यूट डालते रहें, जब तक उसके अंदर घुलना बंद ना हो जाए। तो जब वो कंडीशन, वो टेम्परेचर सिचुएशन आ जाए जिसमें आप उसमें डाल रहे हैं सॉल्यूट को और घोल रहे हैं, तो वो घोल नहीं रहा, बस नीचे बैठना शुरू कर गया, वो जो कंडीशन होती है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। देखें ये पानी है, आप इसके अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट, आप सीधा समझे ये चीनी और पानी का घोल है, ठीक है। आप इसे घुमाए, जब तक ये घुमाते रहे और जब तक घोलते रहे, जब तक कि ये सॉलिड नीचे बैठना ना शुरू कर दे। अब मान ले सपोज करें उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन तक पहुंच गए, अब उसे उठा के लाएं और गर्म करें। गर्म करने से होता है क्या, उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है एटम का, वो चेंज होना शुरू करता है, ठीक है। अब जब वो चेंज होना शुरू कर देगा, अब उस कंडीशन में पहुंचने के बाद आप उसे फिर से ठंडा होने दें। अब जब वो ठंडा होगा तो ठंडा होगा, फिर से रीअरेंज करेगा अपने आप के स्ट्रक्चर को। अब जब रीअरेंज करके फिर वो तैयार होगा, एक नया केमिकल बनेगा। कहने का मतलब केमिकल तो वही, कंपोनेंट तो वही है, फिर दोबारा से रीस्ट्रक्चर जब होगा तो हमारे पास ये इस तरह का सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं क्रिस्टल। अब देखें ये जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इसमें इस स्टेट में बाकी जो डस्ट होता है इसके अंदर, धूल मिट्टी और भी सारी चीजें इसके अंदर घुली हो सकती हैं, वो इसकी केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जब वो केमिकल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, वो दूर रहते हैं, तो वो साइड में रह गए। लेकिन मेन जो कंपोनेंट है आपका वो सारा रिएक्ट आपस में करता रहेगा और वो एक तरह से इस तरह का क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल में क्या गैंग आ सकता है, क्या धूल मिट्टी आ सकती है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ये क्रिस्टल बना ये एक प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। तो चीनी का जो प्योर फॉर्म होता है आपने सुना होगा मिश्री, ठीक है। उसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट नॉर्मली आपने सुना होगा, ये फिटकरी जो होती हैं ये वो चीजें हैं जिसको हम सुपर सैचुरेटेड बना के कूल करके ठंडा करे जाते हैं और फिर उनका क्रिस्टल बनाया जाता है। तो क्रिस्टल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद सुपर सैचुरेट करके गर्म करते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन था हमारे पास, एक बार से आंसर पढ़े। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने तैयार करा जिसमें न्यूक्लियस
सरफेस लेवल पे चेंज होगा, मतलब काफी छोटे लेवल पे केमिकल इक्विलिब्रियम जब सेटल होगा, मतलब नॉर्मलाइज होगा, तो फिर कंट्रोल प्रोसेस ये जो हो रहा है ये क्या है, फिल्ट्रेशन हो नहीं सकता। सब्लिमेशन में तो गैस ही कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्टिलेशन भी नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। अब ये तो बहुत ही आसान है, इसके बारे में क्या बात करें। गैल्वेनोमीटर आप सबको पता है, किसी भी डिवाइस में करंट है या नहीं है उसका मैग्नीट्यूड हम नहीं जानना चाहते, बस हम ये जानना चाहते हैं कि वो करंट है या नहीं है, बस प्रेजेंस की बात। सेंस गैल्वेनोमीटर करता है क्या, इट सेंस द करंट, करंट की सेंस को बता देता है। ठीक है, चले ये देखिए ये डायग्राम, गैल्वेनोमीटर इस तरह का होगा, आपने लेबोरेटरी में देखा होगा फिजिक्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। अब देखें ये बायोलॉजी का एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, इसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखें, आप सब जानते हैं बेटा, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये सेल है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये अंदर की जो दीवार होती है इस तरह की होती है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है। तो मैं ये समझाना ये चाहता हूँ आपको, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ये सेल है, और सेल के अंदर ये जो डूबे हुए हैं ये सारे जो मटेरियल है इसको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल ऑर्गेनल है, इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल है इसके ऊपर देखो एक लेयर चढ़ाई जाती है। ये जो लेयर चढ़ी हुई है, किसी के ऊपर 2 लेयर चढ़ी होती है, किसी के ऊपर 1 लेयर चढ़ी होती है, और कोई तो बिना कोई लेयर का ही होता है, ऐसे डूबे रहते हैं, बस तैरते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, एक पैकिंग होती है, हम उसे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे सेल जिनके ऊपर कोई लेयर ही नहीं होती, बस पानी के अंदर ऐसे डूबे रहते हैं, मतलब इस लिक्विड के अंदर ऐसे डूबे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। अब इसकी एक लिस्ट होती है, आप जरा इस लिस्ट को समझे। देखें, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, मतलब कहने का मतलब है इनके ऊपर लेयर चढ़ी होगी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी चढ़ा होगा, और गोल्जी एपैरेटस पे भी होता है, लाइसोसोम, ये सब के सब सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल होते हैं। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन होते हैं, हमारे काम करते हैं, ठीक उसी तरह से सेल के अंदर सेल का जो काम करने वाले होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये राइबोसोम, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली इसके बारे में बड़े डिटेल में हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, देखें राइबोसोम एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं, मतलब ये डूबता रहता है, तैरता रहता है। अब उसी तरह से सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोमियर्स होता है, और साइटोस्केलेटन होता है। अब जरा आप इस क्वेश्चन पे आए दोबारा से, देखें यहाँ पे राइबोसोम है, मतलब यहाँ पे ये जोड़ा कैसे जाता है, क्वेश्चन में जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड, मतलब सबके ऊपर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर मेम्ब्रेन ना हो। अब जरा ध्यान से देखें, राइबोसोम ये तो मेम्ब्रेन होता ही नहीं, यहाँ पे भी राइबोसोम है तो ये भी मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब ये ग्रुप भी नहीं चलेगा, ऊपर वाला पहले से ही फ्लॉप हो गया। उसी तरह से इसमें भी देखें, यहाँ पे भी राइबोसोम बैठा है, मतलब ये वाला ग्रुप नहीं हो सकता। अब 3 तो वैसे चलेगा तो चौथा ही होगा। अब जरा लिस्ट में देखें, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब की सब मेम्ब्रेन सभी की पैकिंग होती है। तो ये लिस्ट में देखें जरा वही है, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपैरेटस है, तो ये सारे के सारे वही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे के सारे इसी तरह के हैं। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखें कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक डाटा से रिलेटेड होते हैं, और डाटा का कोई इलाज नहीं होता है, इसमें आपकी सिक्स्थ सेंस काम कर सकती है, या आपने कभी डाटा को स्टडी करा हो तो ये काम हो सकता है। ये बड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें तकरीबन याद ही कर लेना पड़ता है। क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज बाय मास इन ह्यूमन बॉडी। अब हमारे शरीर के अंदर कार्बन, देखो हमारे शरीर जो है वो नाइट्रोजन का बना है, कार्बन का बना है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब ये कंपोनेंट कितने परसेंटेज में हमारे बॉडी का फुल फॉर्म में कितने परसेंटेज है, कितना है, तो इसकी एक लिस्ट होती है, आपको लिस्ट के बारे में समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है 65%, कार्बन ये 18.5 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, उसी तरह से नाइट्रोजन 3.3%। अब ये तो एक डाटा है जो अगर आपको याद रहा तो आपने फटाफट क्लिक कर दिया, लेकिन अगर आपको डाटा याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज ऑफ बाय मास, ठीक है 18.5%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आ गया जिसको आपको याद करना था, और कुछ नहीं कर सकते आप इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाए, ये हमारे पास एक ज्योग्राफी जैसा क्वेश्चन है, मान के चले ज्योग्राफी इकोलॉजी ये दोनों मिला के साइंस के ही एक पार्ट बनते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर रिस्पॉन्सिबल, देखें
आपने ठंडियों में देखा होगा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ठंडियों में तकरीबन जनवरी लास्ट में और फरवरी के अंदर बारिश होती है। अब ये जनवरी और फरवरी में जो बारिश होती है ये नॉर्मल बारिश नहीं होती है, मानसून की वजह से नहीं होता। मानसून तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रहता है, बट ये जो बारिश हो रही है जो जनवरी लास्ट में और फरवरी में होती है, वो कारण क्या होता है? उसका कारण होता है ये देखें, आप इस डायग्राम को समझें। मानसून इधर से आता है, ये अरेबियन सागर है, ठीक है, बट ये जो बारिश होती है यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर कहते हैं इसे, टर्की से इधर से ये पूरा का पूरा यहाँ से हवा चलती है और ये प्रेशर होके ये मानसून की तरह ही होता है ठंडा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ऐसे आता है और ये जहां जहां से ये पास होता है वहां वहां बारिश होती है। आप ये समझे सीरिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा एरिया यहाँ पे बारिश होती है ठंडियों के मौसम में, और यहाँ तक हमारे इंडिया तक पहुंच जाता है। तो हमारे इंडिया का जो ऊपर वाला जो पार्ट है सिर्फ यहीं पे पहुंचता है, ठीक है। तो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, इन पार्ट्स में जो ठंडियों में जो बारिश होती है उसका कारण ये है हमारे पास मेडिटेरियन सी से उठने वाली जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से बारिश होती है, ना कि मानसून की वजह से। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली कब देखा जाता है? जनवरी लास्ट में और फरवरी के महीने में, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से देखें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह से हमारे पास है रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आ गया, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन है, बाकी तो आप देख लें ये गलती है। एक्सट्रीम कोल्ड इन कोस्टल रीजन, अब कोस्टल रीजन का तो कोई केस ही नहीं बनता। ये हीट वेव की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होता, ठंडियों की बात है। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द ऑटम और वेस्टर्न, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, ठीक है, फिर मैं आपको एक 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर मैं आपके इसको एक्सप्लेन करता हूं। सो देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, द एक्वेटिक प्लांट विच ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स इन ग्रोइंग वेयर द स्टैंडिंग वाटर, मतलब रुका हुआ पानी होगा, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खा जाता है कुछ ऐसा, एंड फ्रॉम द वाटर विच इज डेथ ऑफ फिशेस, मछलियों के मरने का कारण है। कहने का मतलब ये एक एक्वेटिक प्लांट है। अब इसका मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन एक्वेटिक प्लांट के ही हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन इनमें से जो आपका ऑप्शन होगा वो एक्वेटिक प्लांट के बारे में होगा। देखें ये है क्या, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। आपने देखा होगा नदी नालों में जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, ये इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, ये पूरे के पूरे, इसका नाम है वाटर हाइसिंथ, ठीक है। ये प्लांट बड़ा बदतमीज टाइप का होता है, आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। जहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो कोई मछली पकड़ने के लिए आ रहा है या कोई बोटिंग हो रही है, इन सबको ब्लॉक कर देंगे। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा अगर ब्लॉक कर देंगे तो सेलिंग, बोटिंग, ये सब का सब रुक जाएगा। तो ये इसका मतलब है फिश कल्चर, आप ये समझे कि मछलियों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है ऐसी जगहों पे। दूसरा आपने देखा होगा, देखो गांव में क्या होता है कि नहरें बनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो नहरें जो ब्लॉक होती हैं उसका मोस्ट सबसे बड़ा कारण यही होता है, ये इतने सारे रुक जाते हैं कि पानी को लॉक कर देते हैं, मतलब खेतों में पानी जाना ही रुक जाता है। तो हर बार गवर्नमेंट को हमेशा जब मानसून आता है तो उससे पहले साफ सफाई करवानी पड़ती है, क्योंकि ये पूरे के पूरे इतनी तेजी से फैलते हैं कि मत पूछें। दूसरी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, देखें इकोसिस्टम, जो वाटर का इकोसिस्टम होता है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल मछलियां करती हैं। अब होता क्या है, जब ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं तो जितना भी ऑक्सीजन पानी के अंदर होता है सारे के सारे यही खा जाते हैं। तो ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन है वो मछलियों को बहुत कम मिलता है। अब अगर ऑक्सीजन मछलियों को कम मिलेगा तो वो बेचारे मर जाएंगे। तो इसको इस तरह से समझें, जैसे खेतों में हमने इस्तेमाल करा, मान लो गेहूं का इस्तेमाल करा, गेहूं लगा रहे हैं और वहां पे क्या है, घास भी उग गई, तो वो जो घास है गेहूं का भी खाना खा जाएगा और अपनी ग्रोथ कर लेगा। तो वहां पे एक कंपटीशन तैयार हो गया जिससे हमारी जो फसल है वो सही से हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाती। ठीक वैसा ही है, इस तालाब के अंदर जितना भी खाना है, मोस्टली सारा खाना ये प्लांट खा जाता है, मछलियों को बहुत कम मिलता है, तो मछलियां मर जाती हैं, साथ में पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। तो इस प्लांट का नाम याद रखें, वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ, और ये करता है क्या है, विच इज द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, खरपतवार, आप इसको खरपतवार कहते हैं, फाउंड इन ग्रोइंग द स्टैंडिंग वाटर, जहां पे पानी रुका होगा वहां पे ये इकट्ठा हो जाएगा, ऑक्सीजन सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी वजह से मछलियों की डेथ होती है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको नॉर्मली एल्गल ब्रूम भी कह सकते हैं थोड़ा, ठीक है। चले ये भी हो गया। ये देखिए इसके बारे में मैंने आपको ये समझाया है, ये ग्रेटली रिड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो रिड्यूस हो जाना होता है तालाब में उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जितना ऑक्सीजन चाहिए वो उसी को खत्म कर देता है।
आगे देखें, इस क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेशन टू द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, जिराफ हैज द लार्जेस्ट। इसको जरा ध्यान से देखें, इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे बॉडी का जो सेल होता है वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी के साइज पे। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हाथी के जो सेल होंगे, हाथी की जो कोशिकाएं होंगी वो हमसे ज्यादा बड़ी होंगी, या जो छोटे जानवर होते हैं उनके सेल बहुत छोटे होंगे, नहीं। सेल का साइज कभी साइज बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। अब अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी के अंदर नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा है। अब नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा है तो उसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन बने तो वही सेल्स हैं जो बेसिक सेल हमारे पास है, जिस तरह के हमारे सेल होते हैं। तो देयर आर द सेम कंडीशन, आप इसको समझे, द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल। ये हमारे पास सही ऑप्शन है। बाकी वही एग्जांपल है, देखें जिराफ के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एलिफेंट के बारे में भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। रेट्स, ये छोटा जानवर है, इसके पास लार्जेस्ट है, ये भी नहीं होगा। साइज जो होता है सेल का वो बॉडी के, एनिमल के बॉडी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने मैकेनिकल सेक्शन के जो पेपर हुए थे वो 2 सेशन में हुए थे। तो पहले सेशन का जो हमने आज डिस्कस करा, नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिकल के पेपर का जो दूसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।